ओके तो भाई मैं आपको पहले अपडेट बता देता हूँ, पेटी भर के अपडेट है आज वाला वीडियो के अंदर। तो भाई इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमारे फिंड द ब्रे वाइट का रिटर्न भाई 200% कंफर्म हो चुका कि वो आने वाले इस बार का समर स्लैम के अंदर। साथ ही साथ हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस आखिर कब रेसलिंग से रिटायर होने वाला, इसके बारे में उन्होंने खुद से इस बात को कंफर्म किया। इसके अलावा क्या हमें BEW कंपनी के अंदर कभी देखने को नहीं मिलेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारा अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई बस चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के स्मैकडाउन का व्यूअरशिप के बारे में, जो कि स्मैकडाउन आपको कल देखने को मिला था, जहां हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज में आए थे। पर भाई इस वीक का जो स्मैकडाउन का व्यूअरशिप निकल कर सामने आया है वो थोड़ा सा अलग निकल कर सामने आया। WWE वाले में भी किसी और चैनल के ऊपर इसे दिखाई होगी। आप लोग देख सकते हैं इस वीक का जो स्मैकडाउन का व्यूअरशिप निकल कर सामने आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1.182 मिलियन निकल कर सामने आ रहा है। जनरली WWE का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप भाई 2 मिलियन से तो बहुत ज्यादा होता है, पर यहाँ पर 1 मिलियन के अप्रोक्स यहाँ पर आ रहा है। इसके पीछे एक्जैक्टली क्या रीजन मैं आपको डेफिनेटली कल के वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट करें। वैसे मुझे जो लगता है WWE वाले किसी और चैनल के ऊपर इसे दिखाई हुई, इसलिए इतना कम व्यूअरशिप निकल कर सामने आया। तो सबसे पहला न्यूज निकल कर सामने आ रहा है ब्रे वाइट से रिलेटेड। भाई ये न्यूज 1-2 चैनल की तरफ से नहीं निकल कर सामने आ रहा है, 4-5 चैनल की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। आप लोग देख सकते हो रेसलबडी, जायरो न्यूज, रिंगसाइड न्यूज और भी बहुत सारे चैनल वाले इस बात को 100% कंफर्म क्लेम कर रहे हैं कि ब्रे वाइट आने वाले समर स्लैम के अंदर। और उनका रिटर्न कौन सा मैच के अंदर हो सकता है आप लोग ये भी देख सकते हैं, या तो कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर वाला मैच के अंदर आने वाला, या फिर रोमन रेंज और जे के मैच के अंदर आने वाला। और अगर ये दोनों मैच के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेंगे तो इसके बाद वो फिन बैलर और सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। भाई आज आप लोग 200% कंफर्म मान लो कि ब्रे वाइट देखने को मिलेंगे WWE के अंदर। पूरे 6 मंथ हो चुका है ब्रे वाइट हमें टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिला। वैसे ये आकर इन तीनों मैच के अंदर किसके ऊपर आकर अटैक करने वाला, अगर आपके माइंड में ये सवाल है तो भाई मुझे लगता है कोडी रोड्स के ऊपर आकर अटैक करने वाला है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो करीब 6 मंथ पहले से रिपोर्ट आ रहा था कि कोडी रोड्स का फ्यूड होने वाला ब्रे वाइट के साथ। वैसे ब्रे वाइट का सेथ रॉलिंस के ऊपर भी अटैक करने का सेंस बनता है, ब्रे वाइट का रोमन रेंज के ऊपर भी अटैक करने का सेंस बनता है। मुझे जो लगता है करंट टाइम में सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो कोडी रोड्स के ऊपर आकर अटैक करे। रोमन रेंज के ऊपर अटैक इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि रोमन रेंज ऑलरेडी 2 मंथ तक WWE कंपनी से ऑफ जाने वाले, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में सारे लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। हाँ, ब्रे वाइट का अब रिटर्न होने वाला है समर स्लैम के अंदर। भाई इससे ज्यादा मैं क्लियर न्यूज आपको नहीं बताने वाला हूं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा अंडरटेकर के बारे में बता देता हूं। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंडरटेकर भी आपको एक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे इस बार का समर स्लैम के अंदर। देखो मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अंडरटेकर फिर से वापस आएंगे, किसी रेसलर के साथ प्रॉपर एक रेवलरी करेंगे या फिर मैच करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल अंडरटेकर आकर समर स्लैम के अंदर किसी रेसलर को चॉक स्लैम लगा सकते हैं या फिर एक बेस्ट मूवमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ टाइम पहले अगर आपको याद हो तो रॉक जब 13 एनिवर्सरी था तो उसके अंदर भी आकर ब्रे वाइट के साथ ज्वाइन किए थे सेगमेंट के अंदर। तो शायद हमें समर स्लैम के अंदर इसी तरह से कुछ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्टर ब्लैक के बारे में, जो कि WWE के पुराने रेसलर थे, करंट टाइम में AEW के अंदर, जहां उनका नाम मलकाई ब्लैक है। पर भाई रिसेंट टाइम में उनका एक न्यू लुक निकलकर सामने आया जिसके अंदर एक्चुअली वो अपना पूरा दाढ़ी ही रिमूव कर चुके हैं। और आप लोग देख सकते हो इनका शकल किस तरह से चोमू जैसा बन गया। भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, पर एक्चुअली पहले वाला लिस्टर ब्लैक काफी देखने में अच्छा लगते थे और करंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो मुझे लगा मैं आपको दिखा दूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं LA नाइट के बारे में, जिनके बारे में भाई रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा अलग रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग LA नाइट को बैक स्टेज बहुत ज्यादा हिट मिल रहा है। भाई मुझे नहीं पता इसके पीछे का क्या रीजन है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे विंस मैकमैन बंदा इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो एक रेसलर को उठाता था उसको सबसे टॉप का रेसलर बना देता था। पर ट्रिपल एच भाई क्या करें, लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा रेसलर को पुश करना, कौन सा रेसलर को नहीं करना, उनको खुद भी नहीं पता। कुछ मंथ पहले सबसे ज्यादा रूमर था कि LA नाइट विन करने वाला मनी इन द बैंक, उसके बाद मनी इन द बैंक विन नहीं करवा, उसके बाद टूर्नामेंट कल के स्मैकडाउन के ऊपर विन नहीं करवा। तो भाई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सही में नहीं समझ में आ रहा LA नाइट के साथ क्या हो रहा है WWE के अंदर, बैक स्टेज क्यों उनको उतना हिट मिल रहा है। कुछ और भी रिपोर्ट अगर इनके बारे में आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। वैसे नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्या कुछ होने वाला उसका रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका, आप लोग सारे लोग देख सकते हैं। सबसे पहला सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और फिन बैलर ने पहले ही इस बात को बोल दिया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के समय पे मुझे जॉन सीना नहीं चाहिए। आपको अगर याद होगा तो 2021 के अंदर आकर जॉन सीना एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लिए थे फिन बैलर के जगह पे यहाँ पर रोमन रेंज के साथ, और वो बड़ा फनी मूवमेंट था, इसलिए वो चीज दोबारा ना, इसलिए फिन बैलर पहले यहाँ पर वार्न कर दिए जॉन सीना को कि तुम्हें नहीं आना कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान। वैसे इसके बाद नेक्स्ट रॉ के ऊपर हमें कोडी रोड्स का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर के लिए। सिंपल यही होने वाला, कोडी रोड्स अपना टूटा वाला हाथ लेकर आएंगे, उसके बाद बोलेंगे देखो ब्रॉक लेसनर ने मेरा हाथ तोड़ दिया, उसके बावजूद भी मैं ब्रॉक लेसनर के साथ फाइट करूंगा क्योंकि मैं रियल फाइटर हूँ, मुझे पता है फाइट किस तरीके से किया जाता है। मैं एक हाथ के सहारे से सेथ रॉलिंस को भी WWE के अंदर हराया था और मैं इसी एक हाथ के सहारे से ब्रॉक लेसनर को हरा सकता हूँ समर स्लैम के अंदर। भाई इन्होंने इतना मोटिवेशन दे दिया कि इनका सारा लाइन मुझे एक्चुअली याद आ गया है। वैसे इसके अलावा हमें चैंपा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें ड्रू मैकइंटायर और लोगन पॉल भी देखने को मिलेंगे कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जो कि अपने अपने अपोनेंट को फेस करेंगे और मैच ऑफिशियल करेंगे समर स्लैम के लिए। वैसे भाई मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, आज ही वो दिन था जहाँ 1 साल पहले विंस मैकमैन ने खुद को रिटायर किया था WWE से। एट द एज ऑफ 77 रिटायर हुए थे, पर भाई करंट टाइम में WWE कंपनी के साथ ही 78 ईयर के एज में। नेक्स्ट बात करते हैं बॉबी लैस्ली के बारे में, जिनके बारे में फिर से रूमर आना शुरू हो चुका कि शायद ये ब्लैक रेसलर के साथ एक न्यू फ्रैक्शन बना सकते हैं। रिसेंट टाइम आपने देखा स्मैकडाउन के ऊपर NXT के 2 ब्लैक रेसलर के साथ एक्चुअली हैंडशेक वगैरह सारा चीज कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी देखा स्ट्रीट प्रॉफिट, जो कि एक्चुअली एक ब्लैक रेसलर, उनके साथ भी मीटअप कर रहे हैं। यहाँ पर WWE वाले शायद बॉबी लैस्ली को लेकर बहुत बड़ा फ्रैक्शन WWE के अंदर बनाना चाहती है। वैसे भाई मुझे तो लगता है बॉबी लैस्ली का मैच समर स्लैम के अंदर तो नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे मैच एडवर्टाइज
हो चुके हैं समर स्लैम के लिए। अब देखना ये होगा कि बॉबी लेस्ली का न्यू फ्रैक्शन कब तक बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिगी के बारे में, जिनके बारे में भाई रिसेंट टाइम में बहुत बड़ा एक बैड न्यूज निकल कर सामने आ रहा है। एक्चुअली बिगी को खुद भी नहीं पता कि उनका रिटर्न कब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो कोई भी रेसलर चाहे कितना भी फिट हो, जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के डॉक्टर उसे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक रेसल नहीं कर सकता। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिगी ने खुद से इस बात को बताया इंटरव्यू के अंदर कि करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के डॉक्टर उनको खुद से अप्रूव ही नहीं कर रहे रेसल करने के लिए। तो भाई जब तक डॉक्टर नहीं अप्रूव करेंगे तब तक बिगी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं देखने को मिलने वाला। शायद से हमेशा के लिए बिगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एज जैसे बहुत सारे ऐसे रेसलर एग्जांपल है जिनको नेक इंजरी से वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ना पड़ा। तो भाई सच में ये बहुत बड़ा एक बैड न्यूज है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के लिए कि बिगी जैसे कमाल के रेसलर हमें शायद से कंपनी के अंदर फिर से नहीं देखने को मिल सकते हैं रेसल करते। वैसे आई होप ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जैसे हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 18 साल के बाद आकर रेसल किए थे, एज ने पूरे 9 साल के बाद आकर रेसल किया था। तो भाई मुझे सीरियसली नहीं पता इनका रिटर्न कब हो, क्योंकि ये बात खुद बिगी को भी नहीं पता है। तो भाई मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वापस आ जाए कंपनी के अंदर। वैसे भाई अगर आप लोग को नहीं पता तो आज के एग्जैक्ट 9 साल पहले हमें न्यू डे फ्रैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बनते हुए दिखा था। और न्यू डे फ्रैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के इकलौता ऐसा फ्रैक्शन है जो कि 9 साल तक काम किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एक बार भी हमें इनका ब्रेकअप नहीं देखने को मिला। तो यार सच में ये सब न्यूज सुनने के बाद दिल से थोड़ा बुरा लगता है यार। नेक्स्ट बात करते हैं R-Truth के बारे में, जिनके बारे में बड़ा एक शॉकिंग चीज पता चला। R-Truth एक्चुअली 54 टाइम एक्चुअली 24/7 चैंपियन बने थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मतलब यार एजे स्टाइल सारे रेसलर का रिकॉर्ड धरा का धरा रह गया, सबसे बड़ा चैंपियन हमारे R-Truth निकले। मुझे सीरियसली नहीं लगता अब इनका रिकॉर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर कोई भी तोड़ सकता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब ऐसा चैंपियनशिप लाने ही नहीं वाले। वैसे R-Truth के बाद इस चैंपियनशिप को सबसे ज्यादा कौन सा रेसलर विन किया था, अगर आपको याद हो तो सारे लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने डॉम के बारे में, जिन्होंने एक रिसेंट टाइम में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और ऐसा रिकॉर्ड आज तक पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर किसी भी रेसलर ने नहीं बनाया। डॉम पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे पहले ऐसे रेसलर बन चुके जो कि सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर आकर मेन इवेंट किए, सेम बिग के ऊपर। साथ ही साथ वो जाकर NXT के ऊपर भी चैंपियनशिप विन किए, साथ ही साथ वहां भी जाकर वो मेन इवेंट किए। और इस वीक के स्मैकडाउन के ऊपर भी वो मेन इवेंट किए, स्मैकडाउन को जाकर बुच के साथ मैच रेसल किए। उसके बाद हमें रोमन रेंज का प्रोमो देखने को मिला था, पर एक्चुअली मेन इवेंट का जो मैच था वो डॉम ही रेसल किए। तो डॉम हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे पहले ऐसे रेसलर बन चुके जो कि एक वीक के अंदर तीनों ब्रांड के ऊपर जाकर मेन इवेंट किए। वैसे भाई मैं भी पर्सनली करंट टाइम में सबसे ज्यादा हैप्पी हूं डॉम के वर्क को लेकर। डॉम जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है भाई सच में इनक्रेडिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, जो कि रिसेंट टाइम में एक पॉडकास्ट के अंदर गए थे, वहां उन्होंने बहुत सारे बातें की। सबसे पहले वो अपनी बेटी के बारे में बताते कि मेरी बेटी एक्चुअली नहीं चाहती कि मैं एक प्रो रेसलर बनूं। और इसे सुनने के बाद मैं ये सोच रहा था कि इनकी डॉटर सिर्फ अभी 3 साल की हो, भाई ये एडवाइस दे रही है इनको। मतलब भाई सीरियसली मैं 25 का हो चुका हूँ, मुझे अभी घर के अंदर इज्जत नहीं मिलता। भाई सीरियसली सेथ रॉलिंस इनका बात सुन रहे हैं। वैसे इसके बाद उन्होंने बात किया रोमन रेंज के बारे में। रोमन रेंज को इन्होंने फिर से मॉक किया पॉडकास्ट के अंदर। इन्होंने फिर से इस बात को क्लेम किया कि अभी भी उनका अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है रोमन रेंज के साथ, वो फिर से फाइट करना चाहते हैं रोमन रेंज के साथ। आपको पता है इन्होंने कुछ टाइम पहले एक और स्टेटमेंट दिया था कि ये CM पंक जैसा चैंपियन बनना चाहते हैं, रोमन रेंज जैसा ये चैंपियन बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात सेथ रॉलिंस ने जो कि वो अपना रिटायरमेंट को लेकर की। और भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेथ रॉलिंस आज के पॉडकास्ट के अंदर इस बात को कंफर्म कर दिया कि अभी वो 10 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने वाले। मैंने आपको बताया था कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंज जैसे रेसलर है जिनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड हॉलीवुड के अंदर। रोमन रेंज आगे आने वाले 5 साल के अंदर डेफिनेटली जा सकते हैं हॉलीवुड के अंदर, पर सेथ रॉलिंस नहीं जाने वाले। भाई सेथ रॉलिंस ने इस बात को खुद से बताया, अगर वो बिल्कुल फिट रहते तो 10 साल रेसलिंग करने वाले, अगर वो बिल्कुल फिट नहीं रहते तो 6 साल रेसलिंग करने वाले। पर जब तक वो फिट रहेंगे तब तक वो रेसलिंग करने वाले, ये बात उन्होंने खुद से इस बात को कंफर्म बताया। और भाई ऐसे भी अभी करंट टाइम में सेथ रॉलिंस का एज 38 होगा, तो मेरे ख्याल से 48 तक आराम से रेसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे रेसलर को देखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो कि एट द 50 के बाद भी रेसलिंग किए हैं। भाई मैं तो सेथ रॉलिंस को यही कहूंगा कि जाकर स्टिंग के साथ मोटिवेशन लो। भाई स्टिंग 64 के एज में करंट टाइम में रेसल कर रहा है, और भाई ये बंदा 64 के एज में उस तरीके से मूव लगा रहा है जो कि करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हाई फ्लाई मूवर लगाते हैं। भाई डेफिनेटली मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं स्टिंग का। वैसे कल के स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने के बाद हमें ग्रेसन वॉलर और एजे स्टाइल का मैच देखने को मिला था, जिसके अंदर डेफिनेटली यहाँ पर एजे स्टाइल ने विन किया। चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो से रिलेटेड। तो भाई रिसेंट टाइम में मामी ने बहुत बड़ा कुछ बात बोला डॉम के लिए, मतलब सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग। रिसेंट टाइम में मामी ने अपने इंटरव्यू के अंदर इस बात को बताया कि वो डॉम का एक्चुअली अपने हार्ट के ऊपर टैटू बनाना चाहती है। और भाई ये एक्चुअली बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अगर सच में अगर रियल टैटू बना लेगी तो वो टैटू कभी मिटने नहीं वाला। और जैसा कि आप लोग को पता होगा करंट टाइम में ये एक स्टोरी लाइन प्ले कर रही है, तो सिर्फ एक स्टोरी लाइन के अंदर ये टैटू बनाएगी, सच में बहुत बड़ा बात है। वैसे भाई सच में रिया रिप्ली जैसा रेसलर मैंने पूरा अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरियर में कभी भी नहीं देखा जितनी कमाल की रिया रिप्ली। चाहे आप लोग इनका बॉडी फिजिक देख लो, चाहे इनका आप लोग अचीवमेंट देख लो, चाहे इनका आप लोग रेसलिंग देख लो, चाहे इनका आप लोग पर्सनल लाइफ देख लो, लड़का से लेकर लड़की सारे लोग फिदा है रिया रिप्ली के ऊपर। तो ये सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल रेसलर और मेरी इसलिए मामी सबसे ज्यादा फेवरेट है। वैसे सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि समर स्लैम के अंदर जितने भी मैचेस होने वाले सारे मैचेस का मैं आपको 100% कंफर्म रिजल्ट बताने वाला। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।